डियर स्टूडेंट्स, ऋग्वैदिक काल की कड़ी में पहले हमने देखा उसकी राजनीतिक व्यवस्था और प्रशासनिक ढांचा, जिसमें हमने सभा, समिति और विधत आदि के बारे में चर्चा की थी। ऋग्वैदिक काल हर स्थिति के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है, चाहे वो राजनीतिक काल हो, प्रशासनिक हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो या धार्मिक हो, क्योंकि उस चीज को आज तक हम कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में देख रहे हैं। तो इसी कड़ी में आज का हमारा टॉपिक होगा ऋग्वैदिक कालीन सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था। ऋग्वैदिक कालीन सामाजिक व्यवस्था का अगर ढांचा देखा जाए तो वह पितृसत्तात्मक था, क्योंकि जिस प्रकार निर्वाह अर्थव्यवस्था ने काफी हद तक कबायली सामंजस्य को बढ़ावा दिया था, उसी प्रकार पशुचारण की प्रधानता ने पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचना के निर्माण में सहायता दी थी। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार को माना जाता है और कुलपति का परिवार के सदस्यों पर प्रभाव और नियंत्रण रहता है। उस समय परिवार संयुक्त होते थे, एकात्मक परिवार का उल्लेख नहीं मिलता है और ऐसा माना जाता है कि कई पीढ़ियों के लोग जो बंधु बांधव के रूप में माने जाते थे, एक साथ रहते थे। इसे ऋग्वेद काल में नृप कहा गया है। ऋग्वेद में जो मंत्रों का उपयोग हुआ है काफी, उसमें योग्य पुत्र, जिनको सोवीर कहा है, की ही कामना की जाती थी, लेकिन फिर भी पुत्रियों की कामना का उल्लेख यहाँ हम देखते हैं कि बहुत कम मिलता है। और ऐसा इसलिए किया गया है उस समय क्योंकि युद्ध में लड़ने के लिए योद्धाओं की आवश्यकता होती थी, इसलिए योग्य पुत्रों की कामना अनेक मंत्रों में की गई थी। फिर भी पितृसत्तात्मक समाज था, मानते हैं प्रधानता थी, लेकिन फिर भी स्त्रियों को उस समय यथोचित आदर और सम्मान प्रदान किया जाता था, क्योंकि माता का गृह स्वामिनी के रूप में पर्याप्त आदर होता था और स्त्रियों को भी पर्याप्त स्वतंत्रता प्राप्त होती थी। यद्यपि विवाह में पिता की अनुमति या सहमति आवश्यक थी, फिर भी अनेक स्त्रियों को विवाह संबंधी स्वतंत्रता प्राप्त थी और उन्हें शिक्षा पाने और राजनीतिक संस्थाओं में हिस्सा लेने का अधिकार भी था। बहुत सी स्त्रियां अपनी विद्वता के लिए प्रसिद्ध थी और उन्होंने अनेक सूक्तों की रचना भी की थी, जिसमें प्रमुख थे विश्वतारा, अपाला, घुषा मुद्रा जैसी विदुषी महिलाओं के नाम गिना सकते हैं। स्त्रियों धार्मिक कृत्यों में अपने पति के साथ भाग लेती थी, परंतु इनके साथ साथ उन पर प्रतिबंध भी अनेक होते थे। ऋग्वेद में अनेक सामाजिक नियमों और संस्थाओं की जानकारी मिलती है, क्योंकि विवाह का प्रचलन उस समय आरंभ हो चुका था, लेकिन फिर भी कुछ आदिम प्रथाओं के उदाहरणों से मिलते हैं। विवाह अधिकतर एकात्मक होते थे, परंतु बहुविवाह के भी कुछ प्रमाण मिलते हैं और वयस्कता प्राप्त करने के पश्चात ही उस समय विवाह होते थे। सती प्रथा का प्रचलन नहीं था, लेकिन नियोग की प्रथा उस समय प्रचलित थी। तो इस समय जो वर्ण व्यवस्था थी, ऋग्वेद के 10वें और अंतिम मंडल में पुरुष सूक्त में विराट पुरुष द्वारा 4 वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन मिलता है। विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मणों की, बाहु से साजन्य क्षत्रियों की और उदर यानी पेट से वैश्य की तथा पैरों से शूद्र की उत्पत्ति मानी गई है। इसी के आधार पर ब्राह्मणों का कार्य अध्ययन अध्यापन करना, क्षत्रियों का कार्य वीरतापूर्ण कार्य माना जाता था, वैश्यों का व्यवसाय से संबंधित और शूद्रों का इन तीनों वर्णों की सेवा करना, ऐसा वर्णन यहाँ किया गया है। ऋग्वैदिक कालीन जो वर्ण व्यवस्था थी वो जन्म पर आधारित न होकर कर्म पर आधारित थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है। ऋग्वैदिक वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित न होकर कर्म पर आधारित थी। ऐसा माना जाता है कि ऋग्वेद में 10वां मंडल बाद में जोड़ा गया है, इसलिए वैदिक काल के संदर्भ में मुख्य रूप से 2 ही जातियों एवं वर्गों की चर्चा की गई है, जिन्हें आर्य और अनार्य की संख्या दी जाएगी। वैदिक काल में शक्ति संपन्न वर्ग आर्य ही था, जबकि दास, दस्यु, असुर जिनके लिए प्रयोग किया जाता है शब्द दस्युओं के लिए,
के लिए अनार्य पद का प्रयोग किया गया है। आर्य एवं अनार्यों का भेद केवल सांस्कृतिक दृष्टि से ही नहीं था, अपितु उनमें शारीरिक भेद भी कहीं न कहीं था। ऋग्वेद के अनेक संदर्भों से ज्ञात होता है कि धर्म, भाषा, रीति रिवाज तथा सामाजिक जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी आर्य एवं अनार्यों के बीच में व्यापक भेदभाव था। तो ये एक मोटा मोटा सामाजिक व्यवस्था का एक ढांचा बताया गया है कि कैसे वर्ण व्यवस्था वहां पर निर्धारित थी। उसी की कड़ी में हम देखते हैं कि अगर विस्तार से देखें तो परिवार पितृसत्तात्मक परिवार था, है ना। गृहपति कुलपति उसका प्रधान होता था, गृहपति वंशानुगत होता था, पुत्र की कामना की जाती थी, पैतृक संपत्ति का कहीं कहीं विभाजन भी होता था, संपत्ति पर पुत्री का अधिकार नहीं होता था। यह तो अंडरलाइन खींच लो कि ऋग्वैदिक काल में संपत्ति पर पुत्री का अधिकार नहीं होता था। परिवार की सम्मान, पारिवारिक परंपराओं, रीति रिवाजों और मान्यताओं के पालन में समस्त परिवार तत्पर रहता था। उनका खान पान अगर देखा जाए तो मांसाहारी और शाकाहारी वो दोनों ही थे। तो ऋग्वेद में गाय को अगन्या नहीं मारे जाने योग्य कहा गया है। वैदिक काल में सामान्यतः शाकाहारी प्रचलित था, लेकिन विशिष्ट अवसरों पर मांसाहार का प्रयोग भी उस समय किया जाता था। मुख्य रूप से अगर खाद्यान्न के रूप में देखें तो गेहूं, धान्य, जौ, उड़द, मूंग ये सब सामान्य रूप से प्रचलित थी। सूरपान अगर देखा जाए तो निंदित था वहां पे उस समय, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि वो पूरी तरह से बंद था, निषिद्ध था। उसका सेवन किया जा सकता था सुरापान का। सुरापान विशेष रूप से यज्ञ दिया के अवसर पर किया जाता था और सुरा देवताओं को ही अर्पित की जाती थी, क्योंकि ऋग्वेद के 9वें मंडल में तथा 6 अन्य सूक्तों में इसकी स्तुति की गई है। सोमरस मुंजवत पर्वत पर तथा केकटों के देशों में उत्पन्न होता था। ऋग्वेद में सोमरस की मादकता और उसकी आनंददायिनी शक्ति का वर्णन भी कहीं मिलता है। पहनावे के तौर पर अगर देखा जाए तो ऋग्वेदिक आर्य अधो वस्त्र, उत्तरीय और अधिवास धारण करते थे। वस्त्रों का निर्माण सूत, ऊन और मृग चर्म से होता था। ऋग्वेद में सिर पर धारण की जाने वाली पगड़ी का भी उल्लेख मिलता है, जिसे उस्नीन कहा गया है। आर्य विशेषकर नारियां श्रृंगार प्रिय थी। वैणी स्त्री की सुंदरता का प्रतीक मानी जाती थी। आर्य पुरुष भी लंबे बाल रखते थे। उस समय दाढ़ी को समश्रु कहा गया है। इस काल में स्त्री तथा पुरुष समान रूप से आभूषण प्रिय थे। कानों में कर्ण शोभन, गले में नीस, हाथों में कड़े, पैरों में खड़ुए, छाती पर सुनहले पदक, गले में मणियां, ऐसे अनेक आभूषण थे जो उस समय पहने जाते थे। माथे के टीके के रूप में क्रम्ब, भुजबंद, नुपुर, कंकण, मुद्रिका, खेदी आदि आभूषणों का उल्लेख उस समय मिलता था। अगर देखा जाए कि इन आभूषणों का निर्माण किससे होता था, तुम देखते सोना, चांदी, कीमती पत्थर, हाथी दांत, मोती, मूंगा इत्यादि का प्रयोग आभूषण के रूप में उस समय किया जाता था। ऋग्वेदिक काल में गोद लेने की प्रथा, दास प्रथा, नियोग प्रथा ये सब प्रचलित थी। इस समय समाज में आतिथ्य सत्कार को महत्वपूर्ण माना जाता था। वेद में अग्निदेव को अतिथि की संज्ञा दी गई है तथा राजा दिवोदास को अतिथि कहा गया है। वैदिक आर्य सत्य वचन तथा सत्य कर्म के आग्रही होते थे। ऋग्वेद में सत्य के लिए ऋत का प्रयोग भी यहाँ किया गया है और अनेक मंत्रों में असत्य की निंदा भी की गई है। शिक्षा भी देखते हैं कि एक समुचित व्यवस्था लिए हुए थी उस समय। पारिवारिक शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात विद्यार्थी गुरुकुल में रहकर शिक्षा प्राप्त करते थे। शिक्षण का कार्य ब्राह्मण कराते थे तथा मौखिक शिक्षा की व्यवस्था उस समय होती थी। तो ये आर्यों का एक सामाजिक जीवन था जो मोटे मोटे रूप में आपको यहाँ बताया गया है। वर्ण व्यवस्था की बताया गया है, पहनावा किस प्रकार वहाँ वो अधोवस्त्र, उत्तरीय और अधिवास के रूप में करते थे, कौन कौन से वस्त्र वो पहनते थे, उनका उल्लेख है, किन चीज़ों से वो बनता था। विशेषकर गोद लेने की प्रथा, दास प्रथा, नियोग प्रथा इन सबका प्रचलन उस समय माना जाता था। खाने के लिए मांसाहार और शाकाहारी दोनों का प्रयोग किया जाता था। हाँ, संपत्ति पर स्त्रियों का अधिकार नहीं होता था और ऋग्वेदिक जन्म पर आधारित न होकर कर्म पर आधारित थे। तो ये कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो स्पेशली ऋग्वेदिक काल में
पाई जाती है। आर्थिक दृष्टि के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था कृषि एवं पशुपालन पर आधारित अर्थव्यवस्था थी। प्रारंभिक अर्थव्यवस्था मूल रूप से पशुपालन पर ही थी, किंतु बाद में लोहे के प्रयोग से वनों को काटा जाने लगा, खेती योग्य भूमि का निर्माण किया जाने लगा और बाद में पशुपालन से आगे बढ़कर आर्यों ने कृषि कर्म को अपना लिया। ऋग्वेद में भी देखते हैं कि कृषि शब्द का काफी उल्लेख मिलता है और उस समय उत्पादित किए जाने वाली खाद्यान्नों में मुख्यतः गेहूं और जौ था। ऋग्वेदिक काल में किसान खाद का उपयोग भी करते थे, जानते थे। पानी की कमी होने पर सिंचाई की भी व्यवस्था थी उस समय, इसलिए कुओं का उपयोग भी किया जाता था। कृषि योग्य भूमि धीरे धीरे व्यक्तिगत संपत्ति का हिस्सा बन गई थी, किंतु चारागाह अभी सामूहिक संपत्ति बने हुए थे। ऋग्वेद के चौथे मंडल में कृषि प्रणाली और कृषि उपकरणों का विस्तार से वर्णन किया गया है। पशुपालन जो था वो आर्यों की अर्थव्यवस्था का एक मुख्य अंग था, आधार था। और ऋग्वेद में अनेक स्थानों पर पशुधन की वृद्धि के लिए देवताओं की स्तुति भी की गई है। गायों की संख्या आर्थिक समृद्धि की पहचान थी उस समय। गाय एक महत्वपूर्ण स्थान उस समय रखती थी और उनका मुद्रा की भांति महत्व था, क्योंकि गाय से दूध, दही, मक्खन, गोबर इत्यादि प्राप्त होता था। इसके अतिरिक्त गाय के अतिरिक्त देखा जाता था कि बैल, घोड़े, सांड, भेड़, बकरी, गधे, कुत्ते आदि पशुओं को भी वो लोग पालते थे। दोहने का कार्य करने वालों को दुहिता कहा गया है। इसी प्रकार ऋग्वेद में अजा, बकरी और अभी भेड़ का भी अनेक स्थानों पर उल्लेख मिलता है। इन्हें यज्ञीय पशुओं के रूप में मान्यता दी गई है। पशुपालन और कृषि के अतिरिक्त वो आखेट के भी शौकीन थे और कहीं न कहीं आजीविका का साधन भी उसको माना गया है। आर्यों का विदेशों से व्यापारिक संबंध था। विनिमय करने वाले व्यापारियों को जो उल्लेख है वो फणी के रूप में मिलता है। व्यापारियों के संघ के रूप में गण और व्रात जैसी संस्थाओं का उल्लेख भी मिलता है। पश्चिम के बाबुली और कल्दी भी लोगों के साथ आर्यों का जलमार्ग से संबंध उस समय माना गया है। ऋग्वेद में एक शब्द आता है निष्क, जिसे स्वर्ण सिक्के की संज्ञा से निश्चित माना गया है। डॉक्टर भंडारकर भी ऐसा मानते हैं कि निष्क निश्चित माप की वे चित्र तथा अलंकृत मुद्रा थी। ऋग्वेद में ऐसा उल्लेख मिलता है कि राजा पुरोहितों को 10 हिरण्य पिंड को पिटे हुए स्वर्ण का एक निश्चित टुकड़ा मानते हैं। ऋग्वेद काल में किसी भी प्रकार के कर्म को ही नहीं समझा जाता था, इसलिए उस समय लोग अपनी रुचि के अनुसार व्यवसाय करते थे। क्योंकि ग्रामीण पृष्ठभूमि की अर्थव्यवस्था होते हुए भी ऋग्वेदिक काल में आर्यों ने व्यापारिक दृष्टि से भी अत्यधिक प्रगति धीरे धीरे कर ली थी। ऋग्वेद में समुद्र का उल्लेख मिलता है, तथापि इसे विदेशी व्यापार की पुष्टि नहीं होती है। समुद्र का व्यवहार संभवतः एक बड़ी नदियों के संचित जल के रूप में किया जाता था। इंद्र को ऋग्वेद में पुरंदर को कहा गया है। पुरंदर का मतलब होता है किला तोड़ने वाला। ये हम सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के रूप में भी देख चुके हैं कि कहीं न कहीं आर्यों का आक्रमण उसके पतन के कारणों में रहा था। वहां भी इंद्र का उल्लेख हमने किया था कि वहां पे जो उस समय किले वगैरह थे उसको तोड़ने का काम इंद्र ने किया था। पुरातात्विक प्रमाण भी इस समय नगरों के अस्तित्व का परिचय नहीं देते हैं और उस समय आवागमन के साधन के रूप में बैलगाड़ी एवं घोड़ा द्वारा खींचे जाने वाले रथ का व्यवहार भी उस समय किया जाता था। तो ये एक आर्थिक व्यवस्था थी जिसमें उस समय धातु शोधक, रथकार, बढ़ई, चर्मकार, स्वर्णकार, कुम्हार, व्यापारी आदि से संबंध में भी हमें विवेचन आदि की जानकारी मिलती है। तो इस आर्थिक व्यवस्था में देखा था कि पशुपालन, कृषि, व्यवसाय, उद्योग, इन सब चीजों के बारे में यहाँ हम आर्थिक व्यवस्था के बारे में वर्णन देख सकते हैं कि पशुपालन मुख्यतः उनका मुख्य व्यवसाय था, लेकिन धीरे धीरे जब लोहे का आविष्कार शुरू हो जाता है तो वो कृषि की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं और धीरे धीरे पशुपालन की जगह कृषि व्यवस्था ले लेती है। एक चीज हमने देखी थी, गायों का महत्वपूर्ण स्थान माना जाता था
और एक उस समय आर्थिक समृद्धि की पहचान भी गायों की संख्या से होती थी। गाय धोने वाले जो कार्य करते थे, निकालने वाले, उसको ऋग्वैदिक काल में दुहिता भी कहा गया है। ये सब एक आर्थिक व्यवस्था का ढांचा था। तो यहाँ आज हमने सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था के बारे में चर्चा की है। धन्यवाद।